हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है रूम नंबर 9। ये टोटल 16 एपिसोड्स ड्रामा है जो आई थी ईयर 2018 में। स्टार्टिंग में तो मुझे भी ये ड्रामा बहुत ही हौच पौच लगा था, बट यकीन मानिए ये ड्रामा बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं एक लेडी जिसका नाम है हासा, जो स्लीपिंग पिल्स लेने आई थी। पर तभी एक लड़के जिसका नाम है हेई, स्टोर ओनर को उसे बिना प्रिस्क्रिप्शन वो मेडिसिन देने से मना करती है, पर ओनर उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद हेई अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही होती है और रास्ते में वो फिर से हासा को देखती है, पर उसे इग्नोर करके अपने बॉयफ्रेंड के कार के पास आती है जो बर्फ से ढकी हुई थी, जिसके अंदर वो अपने बॉयफ्रेंड जिन को बेहोश पाती है और उसके पास वही स्लीपिंग पिल्स और कार में हासा को भी देखती है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, हेई अपनी आंखें खोलती है और ये सब कुछ उसका सपना था। जिसके बाद उसे जिन की कॉल आती है जो एक डॉक्टर है और आज उसका बर्थडे है, तो हेई उसे बर्थडे विश करती है और शाम अपने घर पे उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का बोलकर अपने काम पे चली जाती है। हेई एक सक्सेसफुल और स्ट्रिक्ट लॉयर है और अभी वो ह्यूमन राइट कमेटी के कुछ मेंबर्स के साथ एक फीमेल क्रिमिनल से मिलने जेल जा रही थी। और वो क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि हासा थी, जो पिछले 34 सालों से एक मर्डर के इल्जाम में जेल में बंद है और उसे मौत की सजा हुई है। पर पिछले 34 साल से वो हर रोज उस दिन का वेट करती है जब उसे सजा मिलेगी, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ और उसका जेल में दूसरों के साथ बिहेवियर भी अच्छा है। तो इसीलिए ह्यूमन राइट्स वाले को लगता है कि उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदलकर अब उसे रिहा कर देना चाहिए। लेकिन हेई ऐसा नहीं सोचती। उसे लगता है कि हासा एक खतरनाक क्रिमिनल है और इसीलिए उसे मौत की सजा ही होनी चाहिए। इसीलिए जब वो देखती है कि ह्यूमन राइट वाले उसकी सजा कम करने वाले हैं, तो वो ऐसा नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उसने लॉ फर्म में अपने बॉस से प्रॉमिस किया था कि वो हासा की सजा को बरकरार रखेगी। बस इसके बदले वो सीईओ से कह के उसे सीनियर पार्टनर बना दे। सीईओ हासा को मौत की सजा दिलाना चाहता है और उसका एंड हासा का और उस मर्डर विक्टिम का क्या कनेक्शन है हम आगे जानेंगे। जिसके बाद वो हासा से मिलती है, जिसे लगता है कि हेई उसकी सजा कम करने के लिए मान गई है, पर हेई बोलती है कि वो बाहर जाकर करेगी भी क्या। ना तो उसके पास कोई जॉब है, ना ही घर है और ना ही उसके पास खाने को कुछ होगा, और वो डायबिटीज की पेशेंट भी है, तो उसे मेडिकल फैसिलिटीज भी चाहिए। तो एटलीस्ट ये सब कुछ उसे यहाँ जेल में मिल रही है और बोलती है कि उसने जो क्राइम किया है उसके बदले उसे मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। लेकिन हासा उससे बैक करती है और बताती है कि उसकी मॉम 90 प्लस है और अभी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है और वो उनके लास्ट टाइम में उनकी सेवा करना चाहती है। उनके मरने के बाद उनके लास्ट रिचुअल्स खुद से करना चाहती है और उसके बाद उसके साथ जो हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हेई उसकी और उसकी मॉम की इंसल्ट करती है और बोलती है कि अच्छा हुआ जो उसकी मॉम को भूलने की बीमारी है, वैसे भी उसके जैसी बेटी को कोई भी भूलना ही चाहेगा। पर हासा अपनी मॉम की इंसल्ट को नहीं सुन पाती और उस पे अपने केन से अटैक कर देती है। जिसके बाद जेल अथॉरिटीज उसे रोकते हैं, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से उसकी सजा कंटिन्यू रहती है। जिसके बाद हेई ये बात अपने बॉस को बताती है, जो इस बात को सीईओ को बताते हैं। पर हेई के असिस्टेंट को उस पे डाउट होता है कि हासा ने हेई पे अटैक उसके भड़काने पे किया होगा, पर हेई उसे धमकी देती है अपना मुंह बंद रखने के लिए, वरना उसकी जॉब परमानेंट नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में वो अपने घर आती है और चूंकि आज जिन का बर्थडे था तो वो उसके लिए कुक से स्पेशल डिनर बनवाती है, पर जिन के सामने प्रिटेंड करती है कि वो सब कुछ उसने खुद से बनाया है। पर जिन जानता है कि वो उसे इम्प्रेस कर रही है और उसे थैंक यू बोलता है इन सब चीज़ों के लिए। दोनों अभी अपना टाइम एंजॉय कर ही रहे थे कि डोर बेल रिंग होती है और जब वो बाहर देखते हैं तो वहाँ बस एक पार्सल पड़ा होता है, जिसके अंदर एक बॉक्स था जिसमें सालों पुरानी एक पेपर की कटिंग थी जिसमें हासा ने मर्डर किया और उसके अरेस्ट की न्यूज़ थी। पर उस बॉक्स पे जिन के नाम के इनिशियल्स इनग्रेव थे और वो बताता है कि शायद से ये पार्सल उसके लिए है, क्योंकि ये बॉक्स उसके डैड का मेडिकल बॉक्स है जिसपे बचपन में उसने अपना नाम इनग्रेव किया था, यानी उनके किसी जानने वाले ने ही उन्हें ये पार्सल भेजा था। जिसके बाद जिन हेई से हासा के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि हासा ने उसके हाफ ब्रदर योंग बे को जहर देकर मार दिया था, जो उसके डैड का नाजायज बेटा था, और उसके बारे में और जानने के लिए सीईओ से बात करने को बोलती है। जिसके बाद जिन घर चला जाता है और हेई हासा पे नाराज होती है कि उसकी वजह से उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करने का प्लान बर्बाद हो गया। हेई का हासा से नफरत करने की भी एक वजह थी। वहीं जिन इंटरनेट पे हासा के बारे में सर्च करता है, पर उसे कुछ खास नहीं मिलता सिवाय इसके कि योंगबे और हासा रिलेशन में थे
और चूंकि वो भी अपने डैड का नाजायज़ बेटा था और उसे यंग बे के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही कभी उसके डैड ने उसकी रियल मॉम के बारे में उसे कुछ बताया था, तो उसे डाउट होता है कि शायद से हासा उसकी रियल मदर है। नेक्स्ट डे हेई के बॉस उसे बताते हैं कि सीईओ उसे कभी सीनियर पार्टनर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो एक फीमेल है और अगर वो हासा के केस का एक्सक्यूज बनाएगी तो वो खुद भी उसको मौत की सज़ा दिलाना चाहती थी उसके डैड के चलते, जिस पे हेई बोलती है कि उसके डैड और हासा के बारे में जो भी अफवाहें हैं वो झूठी हैं और वो अपना हक लेकर रहेगी और सीनियर पार्टनर ज़रूर बनेगी। अब हेई के डैड और हासा का क्या रिलेशन है ये भी हम बाद में जानेंगे, लेकिन उसी दिन हेई और उसका असिस्टेंट ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़े जाते हैं, जिस वजह से हेई को 30 घंटे की वॉलंटियर सर्विस के लिए भेजा जाता है, जहां के हेड मिस्टर कांग उसे हासा के केस को रीओपन करने की बात बोलते हैं और बताते हैं कि हासा जब सज़ा कम करने के लिए अपील कर सकती है तो उसके केस को री अपील के लिए भी डाला जा सकता है और उन्हें लगता है कि हासा इनोसेंट है, पर हेई बोलती है कि वो कभी भी हासा के केस को नहीं लेगी। पर मिस्टर कांग बोलते हैं कि हासा, उसके डैड और उसके बीच एक स्पेशल कनेक्शन है और वैसे भी एज अ लॉयर उसे कभी किसी केस को ना नहीं बोलना चाहिए, यानी डोंट चूज डोंट रिफ्यूज़। और उसे हासा के केस के सारे मटेरियल देते हैं जो कभी हासा की मॉम ने 10 सालों में इकट्ठा किए थे, जिसके बाद हेई अपने बॉस को बताती है कि वो हासा के केस की रीट्रायल के लिए अपील डालने वाली है क्योंकि उसके चांसेस हैं और जानबूझकर केस को कमज़ोर करेगी ताकि आगे कभी अपील के लिए कोई गुंजाइश ही ना रहे और उसके बदले उसे सीनियर पार्टनर बना दिया जाए। और नेक्स्ट डे हेई से मिलने उसके डैड आते हैं, जिन्हें मिस्टर कांग ने बताया था कि हेई हासा के केस पे रीट्रायल करवाने वाली है और वो उसे बताते हैं कि उनके और हासा को लेकर जो रूमर्स हैं वो गलत हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हेई के डैड एक प्रोसिक्यूटर थे जिन्होंने हासा के केस पे काम किया था, पर उन्होंने उसे बचाने के लिए कुछ एविडेंसेस हासा के लॉयर को चोरी करके दिए थे, जिस वजह से उनकी जॉब चली गई और उनके कहने पे जिस प्रोसिक्यूटर ने हासा के केस को लिया था उसने अपनी जान दे दी, जिस वजह से हेई के डैड का नाम हासा से जुड़ने लगा और हेई की मॉम ने उन्हें और हेई दोनों को छोड़ दिया। उसके बाद से हेई के डैड दिन रात बस गैम्बलिंग करते थे और इन सब की वजह से हेई अपने डैड और हासा दोनों से नफरत करती है, पर डैड फिर भी उसे हासा के केस को सीरियसली लेते हुए रीट्रायल करवाने की रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि वो केस स्पेशल है और इसीलिए वो एक बार हासा की हेल्प कर दे, जिसके बाद हेई उनकी इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है। वहीं जिन भी हासा के बारे में और जानने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है और नेक्स्ट सीन में उसे सीईओ के घर पे देखते हैं। दरअसल सीईओ जिन का स्टेप ब्रदर है और उसके डैड का लीगल बेटा है। एक बार आप फैमिली ट्री को समझ लो, जिनके डैड के 3 बेटे, अभी तक तो 3 ही पता चले हैं। पहला सीईओ जिसका नाम कीसन है, जिसे मैं सीईओ ही बुलाऊंगी, जो अपने डैड का लीगल बेटा है, और बाकी 2 यंग बे और जिन 2 नाजायज़ बेटे हैं और मोस्ट प्रोबेबली अलग अलग माओ से हैं। ओके, बैक टू स्टोरी। सीईओ को हार्ट की प्रॉब्लम है और जिन उनकी ट्रीटमेंट करता है। यहाँ सीईओ उसे वही बॉक्स दिखाते हैं जो किसी ने उसे भेजी थी, जो सीईओ की वाइफ को जिन के रूम से मिली थी, और सीईओ उससे उस बॉक्स के बारे में पूछता है और जिन उन्हें सारी बात बताता है और यंग बे के बारे में पूछता है कि क्या वो भी उसी की तरह उसके डैड का नाजायज बेटा है, जिस पे सीईओ उसे खुद को यंग बे से कंपेयर करने से मना करता है और बोलता है कि उनके डैड ने यंग बे को कभी अपना बेटा नहीं माना था। तो जिन उससे हासा के बारे में पूछता है कि क्या वो उसकी रियल मदर है, पर सीईओ बोलता है कि वो कभी एक मर्डरर का बेटा नहीं हो सकता। उनके डैड ने कभी उन्हें उसकी रियल मॉम के बारे में नहीं बताया, तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई वजह होगी, लेकिन वो जल्दी ही उसके रियल मॉम के बारे में पता कर लेंगे और तब तक वो आराम से हॉस्पिटल संभाले, क्योंकि एक दिन उसे ही वो बिजनेस संभालना होगा। वहीं हेई हासा से जेल के रूम नंबर 9 में मिलने आती है और बताती है कि आज से वो 6 दिन लगातार 5 घंटे के लिए उससे मिलने आएगी, यानी टोटल 30 घंटे एज अ डिटेनी लॉयर। पर हासा पूछती है कि उसे लगा था कि वो उसके केस की रीट्रायल करवाने वाली है, जिस पे हेई बताती है कि किसी भी केस के रीट्रायल के लिए उनके पास नया एविडेंस होना चाहिए, या पुराने एविडेंस को गलत साबित करना होगा, या फिर ये साबित कर दे कि एक्यूज ने कन्फेशन किसी के प्रेशर में किया है। इन तीनों में से किसी भी कंडीशन के मिलने पर केस पे रीट्रायल हो सकती है। ओवरऑल वो उसके केस में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं थी और ना ही वो इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को पूरा करना चाहती थी। देखो, लॉ की जानकारी तो ज़्यादा मुझे भी नहीं है, पर ऊपर बताऊं तो किसी भी केस पे रीट्रायल के लिए अगर आप कोर्ट से अपील करते हैं तो कोर्ट आपको कुछ दिनों या महीनों का टाइम देती है और उस गिवन टाइम में आपको तीनों में से किसी एक कंडीशन को पूरा करना होगा, तब आपको रीट्रायल के लिए अलाउ कर देते हैं। इसके बारे में जानना है तो मैंने एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी एक्सप्लेन की है जिसका नाम है न्यू ट्रायल, उसे ज़रूर देखना, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। और सबसे अच्छी बात कि वो एक रियल स्टोरी है। अच्छी बात क्या, मतलब रियल स्टोरी है।
पर हेई उस गिवन टाइम को ख़त्म करके अपील को डिक्लाइन करना चाहती है ताकि हासा की मौत की सज़ा बरकरार रहे और बस हर रोज़ उस रूम में 5 घंटे अपना काम करती है और हासा के लिए कॉफ़ी और डोनट्स लेकर जाती है। एक दिन जिन उस जेल के हॉस्पिटल में आता है उसके हेड डॉक्टर से मिलने के लिए, जहां वो स्टोर रूम में एक एईडी मशीन को ब्लिंक करते देखता है। एईडी मशीन उसे कहते हैं जिससे आपने देखा होगा किसी भी हार्ट पेशेंट को शॉक देते हैं। पर तभी वहाँ पे हेड डॉक्टर आते हैं और जिन उसे बताता है कि वो वहाँ पे वॉलंटियर करना चाहता है, बट रियलिटी में वो वहाँ रहकर हासा के क्लोज आना चाहता है ताकि उसके बारे में और जान सके। और हम देखते हैं कि वो एईडी मशीन प्लग इन किए बिना ही ब्लिंक कर रही थी। इधर हेई भी हासा से मिलने आई हुई थी और उसे बताती है कि उसकी वजह से उसके डैड की लाइफ बर्बाद हो गई, जो कभी एक जनरल अटॉर्नी बन सकते थे आज उसकी वजह से एक लूजर हैं। पर हासा इन बातों से अनजान थी और उससे उसके डैड के बारे में पूछती है, पर हेई उसे कुछ नहीं बताती और टैब पे सीईओ की न्यूज़ देखने लगती है। और जब हासा सीईओ की आवाज़ सुनती है तो उससे वो टैब ले लेती है और जब सीईओ को देखती है तो उसे योंग बे की विजन आते हैं, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है जिनके साथ जिन भी वहां आता है, लेकिन तभी जेल ऑफिसर्स उन्हें एक और प्रिजनर की खराब तबीयत के बारे में जानकारी देते हैं। तो हेड डॉक्टर उस प्रिजनर को देखने चला जाता है और यहाँ जिन हासा की ट्रीटमेंट करता है जिसे हार्ट अटैक आया था और उसे एईडी से शॉक देता है। ये वही एईडी मशीन थी जिससे जिन ने ब्लिंक करते देखा था। जिसके बाद अचानक से बाहर मौसम बदलने लगता है और अंदर जेल की लाइटें अपने आप ब्लिंक होने लगती हैं, जो देखकर हेई डर जाती है और खुद को संभालते हुए उसका पैर वायर में फंसता है और वो हासा के ऊपर ही गिर जाती है और एईडी मशीन के शॉक की वजह से खुद बेहोश हो जाती है। इधर सीईओ को जानकारी मिलती है कि हासा को हार्ट अटैक आया है और वो अभी अनकॉन्शियस है, जो सुनकर सीईओ हासा के जल्दी ही मरने की प्रेयर करता है। वहीं जेल में हेई को होश आता है पर वो जेल ऑफिसर से अपना केन मांगती है, जो सुनकर सभी को अजीब लगता है। और तभी हासा को स्ट्रेचर पे ले जाते देखते हैं, जो अभी भी बेहोश थी और हेई उन्हें रोकती है और जब हासा को देखती है तो शॉक होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायनारा।